नमस्कार दोस्तों, रामानुज क्लासेज में आपका स्वागत है। और पिछले अध्यायों को हम पढ़ के आए और आज का हमारा एक टॉपिक है कोशिका। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कोशिका। जीव विज्ञान का टॉपिक है कोशिका। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल, अंग्रेजी में सेल कहते हैं इसको। ठीक है, कोशिका जीव विज्ञान का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भैया कि जो हमारे जीव विज्ञान के जनक है, जीव विज्ञान और इसके साथ में ही जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान व जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? सवाल पूछ लिया जाता है ये डायरेक्टली कि निम्न में से जीव विज्ञान के जनक है। तो ध्यान रखना है, जीव विज्ञान के जनक है हमारे अरस्तु। ठीक है, ये हमारे रीट के अंदर सवाल आया हुआ है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, सीधा सा आ गया था, उसमें बहुत सारे 4 ऑप्शन थे, अरस्तु, हिप्पोक्रेट्स और उसके अलावा और थे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है, क्योंकि ये जीव विज्ञान का ही टॉपिक है तो इससे जुड़ी हुई बात है, हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोशिका की। कोशिका क्या चीज है? तो अगर हम देखें तो हमारे शरीर का जो निर्माण है वो पूरा का पूरा कोशिका से हुआ है। एक मकान को खड़ा करने के लिए जिस प्रकार ईंटों की जरूरत होती है, उसी प्रकार कोई भी सजीव हो, उसका जो शरीर बनेगा वो कोशिका से ही बनेगा। जितने भी उसके अंदर काम होंगे वो सारे कोशिका से होंगे। ठीक है, यानी कि उसकी शरीर की बनावट कोशिका से हुई है। जितने भी काम हो रहे हैं वो कोशिका से हो रहे हैं। तो हम इसे क्या कह सकते हैं भैया कि यह सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, यानी कि प्रत्येक सजीव का जो शरीर होता है वो कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है और उसके अंदर शरीर में जो भी कार्य होते हैं वो सारे कोशिका के द्वारा होते हैं। इसलिए हमने इसको नाम दे दिया सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। हम इसकी बात करते हैं या कोशिका की जो खोज है उस किसने करी थी? ठीक है, खोज किसने करी थी? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में। हल्का फुल्का वैसे साइंस में जो है सन बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, फिर भी हमारे को इस चैप्टर के थोड़े बहुत सन याद रखने, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मुख्य रूप से वो याद रखने। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कोशिका की खोज, अगर हमें सबसे पहले कोशिका की खोज पूछे तो भैया हम क्या लिखेंगे? 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक महोदय ने करी थी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई कोशिका मृत थी, मतलब सजीव नहीं थी, मृत थी, मरी थी, मृत थी। यानी कि रॉबर्ट हुक जो है, इन्होंने कौन सी कोशिका की खोज करी थी? मृत कोशिका की। कैसी कोशिका? मृत कोशिका। ठीक है, मृत थी यानी कि निष्क्रिय थी, मरी हुई थी। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 के अंदर।
और वो मृत कोशिका थी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब भैया मृत थी तो सजीव कोशिका की खोज किसने करी थी? ठीक है, तो सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज, सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज 1674 सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। अगर हमें याद नहीं हो पूरा नाम, अगर याद नहीं होता है तो ये नाम भी हमारे लिए काफ़ी है, ल्यूवेनहोक। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो सजीव कोशिका है उसकी खोज 1674 में 1674, ठीक है, किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने करी थी। अगर पूरा नाम याद नहीं हो तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ल्यूवेनहोक ने करी थी। ठीक है, सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज है ल्यूवेनहोक ने करी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आता है भैया हमारे कोशिका सिद्धांत। ठीक है, ये कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया। उन वैज्ञानिकों के नाम हमें याद रखने हैं और वो देखिए भी कैसे याद रखेंगे हम। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया। ठीक है, अब उनके नाम कौन कौन से, और दो वैज्ञानिक कौन कौन से? एक तो जंतु वैज्ञानिक है, और दूसरे हमारे हैं भैया पादप वैज्ञानिक। एक तो जंतु जगत के हैं तो जंतु वैज्ञानिक हो गए, दूसरे पादप वैज्ञानिक हो गए, पादपों पे रिसर्च करने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे जंतु की अगर हम बात करें और पादप की अगर हम बात करें तो इनके नाम क्या है? ठीक है, जंतु वैज्ञानिक का नाम है थियोडोर स्वान, और पादप वैज्ञानिक का नाम है मैथियास स्लीडन। ठीक है, मैथियास स्लीडन। ठीक है, अब देखो जंतु से हमें कैसे याद रखना कि जंतु कौन होता है भैया? अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया है स्वान, और हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्वान का मतलब कुत्ता होता है। ठीक है, यानी कि जंतु वैज्ञानिक, जंतु ही है स्वान। ठीक है, तो जंतु वैज्ञानिक हो गए थियोडोर स्वान। ठीक है, पादप वैज्ञानिक की हम बात करें तो पादपों के अंदर हम बात करें तो मेथी तो हमने खाई होगी। ठीक है, तो मैथियास स्लीडन। ठीक है, पादप वैज्ञानिक हो गए मैथियास स्लीडन और जंतु वैज्ञानिक हो गए थियोडोर स्वान। जंतु स्वान और पादप मेथी, तो याद हो जाएगा मैथियास स्लीडन। ठीक है, अब देखो ये कोशिका सिद्धांत क्या था, एक बार इसको पढ़ने से पहले आप ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाइए। दोस्तों 100% श्योर है कि हम इसके बारे में बहुत सारा कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और जितना भी पढ़ेंगे बहुत शानदार पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है? ठीक है, कोशिका सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं हम। दो वैज्ञानिकों ने दिया ये सिद्धांत है क्या? ठीक है, दोनों वैज्ञानिक, ध्यान रखना, एक जंतु जगत के वैज्ञानिक है और एक पादप वैज्ञानिक। ठीक है, अब ये सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है भैया? ठीक है, कोशिका सिद्धांत की हम बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत ये कहता है
इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से बना है। प्रत्येक सजीव का शरीर किससे बना है भैया? कोशिका से। प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से बना है, कोशिका सिद्धांत यही कहता है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसके अंदर कुछ परिवर्तन हुए और कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण हुआ, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण, यह हम इसको कह सकते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। वर्तमान में जो कोशिका सिद्धांत चल रहा है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ये पहले दिया गया था और ये अभी वर्तमान में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जब कोशिका सिद्धांत में जो परिवर्तन हुए, उसके बाद रूपांतरण का मतलब चेंजेस हो गया, ठीक है। अब इसमें आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो ये सिद्धांत दिया था भैया हमारे, इस सिद्धांत को देने वाले जो है वो थे हमारे रूसी वैज्ञानिक है रूडोल्फ विर्चो ने ये सिद्धांत दिया। और रूडोल्फ विर्चो ने अपनी भाषा के अंदर एक बात कही थी, ठीक है। क्या कहा था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो दोस्तों अब इन्होंने अपनी लैंग्वेज में ये बात कही थी कि ओमनी सेलुला ई सेलुला। इनका ये कथन याद रखना है, पूछा जा सकता है कि ओमनी सेलुला ई सेलुला ये शब्द किसने कहे थे? रूडोल्फ विर्चो ने कहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा भैया? अब इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है कि जैसे कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से बना है, इन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये इस शब्द का मतलब है, पुरानी कोशिकाओं से होता है, ठीक है। ये हो गया भैया आधुनिक सिद्धांत। ये कहता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। और इसी के साथ में एक बिंदु हमें और याद रखना है, और वो क्या है? देखो ये कथन याद जरूर रखना अपने को। रूडोल्फ विर्चो ने दिया था ये आधुनिक सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, और ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्होंने कहा था। और इसके साथ में इन्होंने कह दिया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है, ठीक है। इसके साथ में कि प्रत्येक सजीव की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, ठीक है। जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, यानी केंद्रक होगा। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक तो होगा ही होगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या पाया जाएगा? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक सजीव की जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, ठीक है। तो ये कोशिका सिद्धांत था। अब इसके कुछ अपवाद है जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे वायरस, ठीक है। वायरस इसका क्या है? अपवाद है, ठीक है। वायरस वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, ठीक है।
क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। जब ये सजीव के बाहर रहता है तो निर्जीव है, ठीक है, और सजीव के अंदर जाने पर ये सजीव हो जाता है खुद, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने का काम करता है वायरस। इसका एक अपवाद है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद एक सिद्धांत आता है जीव द्रव्य सिद्धांत। जीव द्रव्य सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत भी दो वैज्ञानिकों ने दिया, ठीक है। वो दो वैज्ञानिक कौन कौन थे? यह सिद्धांत डी बेरी, ठीक है, डी बेरी व मैक्स सुल्जे ने दिया। डी बेरी व मैक्स सुल्जे ने दिया, ठीक है। डी बेरी और मैक्स सुल्जे ने ये सिद्धांत दिया था। बस केवल इतना सा ही हमें ध्यान रखना कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? डी बेरी और मैक्स सुल्जे ने दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य। ये जो जीव द्रव्य है इसको कहा जाता है भैया, जीव द्रव्य को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म नामक जो शब्द है किसने दिया था? साइटोप्लाज्म नामक शब्द ई स्ट्रांसबर्गर ने दिया, ठीक है। ई स्ट्रांसबर्गर ने साइटोप्लाज्म नामक शब्द दिया, ठीक है। जीव द्रव्य जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म नामक जो शब्द है ये सबसे पहले किसने दिया था? स्ट्रांसबर्गर ने दिया था, ठीक है। अब इसके बाद हम कोशिका से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, कोशिका का आकार, कोशिका का जो औसत व्यास होता है, कोशिका का औसत व्यास, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। कोशिका का औसत व्यास, ठीक है, औसत व्यास 0.5 माइक्रोन, ठीक है। इसका मतलब है माइक्रोन से 20 माइक्रोन, इसका मतलब है माइक्रोन, यहां लिख देता हूं मैं, माइक्रोन होता है। औसत व्यास जो होता है वो 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होता है, ठीक है। और कोशिका का आकार किस में मापा जाता है? कोशिका का आकार, ठीक है, कोशिका का आकार माइक्रोन, मिली माइक्रोन व एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना हमारे, एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। यानी कि कोशिका का जो आकार होता है वो माइक्रोन, मिली माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात करें सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और अगर हम इस माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करें, सबसे छोटी कोशिका तो है ही है, साथ में यह अपने रंग व आकार को बदल लेती है। यानी कि भैया ये अपने रंग और आकार को बदल लेती है। इसका रंग और आकार कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। इसका रंग और आकार ये खुद ही बदल लेती है, ठीक है। और जो बदल लेता है वो जोकर, ठीक है, बदल लेती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसे पादप जगत का जोकर,
इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहते हैं। ठीक है, सीधा सा सवाल बनता है यहां से। देखो पहली बात तो ये है कि सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, ये ध्यान रखना कि भैया माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। ठीक है, उसके बाद में माइकोप्लाज्मा जो है ये अपने रंग और आकार को बदल लेती है, और बदलने के कारण हम इसे क्या कहते हैं, पादप जगत का जोकर। ठीक है, यहां से हमारे पास सवाल बन सकता है कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, यानी कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं, तो माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने रंग और आकार को बदल लेती है। ठीक है, इस कारण हम इस माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जंतु जगत की, जंतुओं में या जो जंतु होते हैं, जंतुओं की सबसे बड़ी कोशिका, जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका, जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है भैया, जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसका व्यास कितना होता है, 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखो, सबसे बड़ी कोशिका, जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका व्यास होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कोशिका से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी है, ये हमारे को याद रखनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कोशिका से जुड़ी हुई जानकारियां थी जो हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि भैया मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो उसके बारे में देख लेते हैं जरा। ठीक है, मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे पहली बात, ठीक है, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, मानव में पाई जाने वाली, मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मानव में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। अंडाणु, मानव में अगर कोई सबसे बड़ी कोशिका है तो वो है अंडाणु। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात कर दें कि मानव में पाई जाने वाली, मानव में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो अगर मानव की हम बात कर रहे हैं तो मानव में सबसे छोटी कोशिका, जैसे कि बड़ी कोशिका अंडाणु है, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। ठीक है, मानव की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। इसके साथ हम एक और जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़ी से दो चीजें और पूछी जा सकती है। देखो कि मानव में पाई जाने वाली, मानव में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, और वो लंबी कोशिका है हमारे न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका, अगर लंबी कोशिका की हम बात करें तो हम उसको कहते हैं न्यूरॉन, यानी कि तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है हमारे तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, 3 सवाल बनते हैं हमारे यहाँ से। मानव में पाई जाने वाले, ध्यान रखना हम मानव की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका हमने अभी भी पढ़ा, शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, अंडाणु। और मानव में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, शुक्राणु। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ये जो है कोशिका, ये अंडाणु किस में पाई जाती है, स्त्रियों में। ठीक है, शुक्राणु किस में होते हैं, नर के अंदर। और ये तो दोनों में कॉमन होती है।
तंत्रिका कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, देखो कोशिका के प्रकार, दो प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, कौन कौन सी? दो प्रकार की कोशिका होती है हमारे। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक होती है हमारे कोशिका यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव हो। अभाव मतलब इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली का अभाव हो, तथा आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में, आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा हो, बिखरा आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, मतलब फैला रहता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक की बात कर लेते हैं हम। तो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तथा आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। तो वो कोशिका होती है हमारे यूकैरियोटिक। ठीक है, दो प्रकार की कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें तो उच्च वर्ग के पादप व अधिकांश जंतु जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उच्च वर्ग के पादप व अधिकांश जंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी के अंदर नोट करते जाइए। ठीक है, उसके बाद हम इनमें मुख्य रूप से क्या अंतर है, इन दोनों कोशिकाओं में मुख्य रूप से क्या अंतर है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, दोनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहला अंतर तो हमने देख ही लिया। ठीक है, इसके अलावा क्या अंतर पाए जाते हैं, देखो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है मुख्य रूप से, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। इसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता। अभी अभी हमने बात करी थी, सुसंगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसका मतलब हो गया अर्थात केंद्रक के चारों ओर
केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरी बात, इसके अंदर बात करें यूकेरियोटिक में, तो यूकेरियोटिक में, यूकेरियोटिक, ठीक है, यूकेरियोटिक में सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, सुसंगठित केंद्रक, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। अर्थात वही बात, अर्थात केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। पहला अंतर तो ये हो गया हमारा। दूसरा अंतर प्रोकैरियोटिक, इसमें आनुवंशिक पदार्थ, इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्योंकि झिल्ली नहीं होगी तो वो सारा का सारा केंद्रक से बाहर आ जाएगा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और इसके अंदर यूकेरियोटिक में इसमें आनुवंशिक पदार्थ, इसमें आनुवंशिक पदार्थ, आनुवंशिक पदार्थ जो डीएनए होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। दूसरी बात ये हो गई। ठीक है, अब तीसरी बात, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली युक्त, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त मतलब जिनके ऊपर डबल आवरण हो, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे कि भैया माइटोकॉन्ड्रिया, 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 इसके अलावा गोल्जिकाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, लवक, प्लास्टिक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और ईआर अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है, आदि नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। ठीक है, इसमें दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है, जिनके ऊपर डबल झिल्ली पाई जाती है वो कोशिकांग नहीं पाए जाते। ठीक है, जबकि हम यूकेरियोटिक की बात करें तो इसमें दोहरी झिल्ली युक्त, इसमें दोहरी झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। वही बात माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, लवक, अंतःप्रद्रवी जालिका उसके अंदर होंगे। इसमें 70S, 70S, यहाँ पे ध्यान रखना 705 नहीं है, ये क्या है S, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। S यहाँ पे यूनिट है, स्वेर्ट्ज़बर्ग यूनिट जिसे हम कहते हैं। इसमें 80, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी हम बात करें
प्रोकैरियोटिक के। तो इनमें गति के लिए विशेष अंग, विशेष संरचना हम जिसे कह सकते हैं, गति के लिए विशेष संरचना सीलिया फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें विशेष प्रकार की जो संरचना है वो पाई जाती है, और इसमें गति के लिए किसी प्रकार के विशेष संरचना नहीं पाई जाती है। इसमें गति के लिए किसी प्रकार की विशेष संरचना नहीं पाई जाती, ठीक है। इसके उदाहरण हमने बात करी थी। जो जीवाणु होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं, ठीक है। और एक जो नीलहरी शैवाल होता है वो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उच्च वर्ग के पादप और ज्यादातर जो जंतु है वो अधिकांश जंतु यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। तो ये मुख्य रूप से अंतर है, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, और इसके आगे हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।